कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। यहाँ तक तो समझा हमने कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आप धारणाएं बनाते हो, इसको बोलते हो मैं मानता नहीं हूँ, ये सब समझाने के लिए इतना किया कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी और साइंस कोई अलग चीज नहीं है, साइंस है। अब समझते हैं थोड़ा उसके अंदर जाकर के। आप सबने राशि वर्ड सुना होगा, है ना? राशि, मेरा ये राशि है, मेरा वो राशि है, धनु है, मकर है, मीन है। राशि होता क्या है? ठीक है, राशि बेसिकली कुछ और नहीं, तारा को बोलते हैं, तारा, स्टार्स। हमारे आसमान में ढेर सारे स्टार्स हैं, उसको उसके ग्रुप ऑफ स्टार्स को राशि बोलते हैं। कि एक ग्रुप बना दो। अब क्या है ना कि देखो, मान लो कि मुझे ये देखना है कि मार्स कहाँ है। जैसे मान लो आप में से मुझे किसी के घर जाना है, तो मैं बोलूंगा ना फलाने स्टेट में, फलाने डिस्ट्रिक्ट में, उस चौक के बाएं मुड़ के बिल्डिंग नंबर इतना, फ्लैट नंबर इतना। उसके बाद भी जाके नाम स्पेसिफिक करते हो, तो जाके एक पार्सल एक इंसान के घर पहुंच पाता है ना? प्लैनेट्स का एनर्जी समझने के लिए आपको एक प्लैनेट को लोकेट करना पड़ता है कि वो प्लैनेट एक्चुअल में है कहाँ पे। अब क्या है, देखा कि आसमान में तो चारों तरफ जब भी ऊपर देखो तो तारे ही तारे। अब तो खैर नहीं दिखते पॉल्यूशन की वजह से, आपको गांव वगैरह में ही दिखेंगे तारे। तो चारों तरफ तारे हैं, तो बताएंगे कैसे कोई प्लैनेट कहाँ है? नहीं बता सकते ना। तो आसमान को 12 टुकड़ों में बांटा गया। ठीक है, बांटा गया। और ये किसी इंसान ने नहीं बांटा है, उसने ऑब्जर्व करके ऐसा बांटा। मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 12 हिस्सों में बांटा, और 12 हिस्सों को 12 राशि का नाम दे दिया गया। बराबर, 12 में बांटोगे तो पूरा चारों तरफ 360 डिग्री, बेसिक मैथ्स। एक टुकड़ा 12 टुकड़े में बांटते हो तो एक टुकड़ा 30 डिग्री का। बराबर। अब मान लो 12 टुकड़ा का नाम दे दिया कि ये टुकड़ा मेष है, फिर वृष है, मिथुन है, ऐसे करके 12 राशि का नाम दे दिया कि 12 राशियां हैं। अब एक प्लैनेट समझते हैं, मार्स की बात करते हैं। मार्स किधर बैठा है? तो मेष राशि में बैठा है। तो अपने को इतना समझ आ गया ना कि मार्स इस पूरे चारों तरफ स्काई में एक पर्टिकुलर 30 डिग्री में बैठा है, मेष। लेकिन वो एरिया भी बहुत बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट आया नक्षत्र का। अब नक्षत्र क्या है कि उसी आसमान को 27 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, तो राशि से छोटी हो गई, है ना? राशि को थोड़ा और समझते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, एक एग्जांपल के लिए समझो, वृष राशि की बात करते हैं। ये ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही नाम दे दिया गया। वृष वृष राशि को देखोगे आप, तो उसका क्या है कि पैटर्न बनता है, स्टार्स का पैटर्न बनता है। वो पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब कई लोगों ने ऑब्जर्व किया, वो एक पैटर्न है। वो पैटर्न बना बैल के शेप का। ठीक है, अब क्या है, वो स्टार्स अगर किसी के लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है तो वो बैल की तरह का होता है। बहुत मेहनती होगा, एक बार कोई काम असाइन कर दो तो करता ही जाएगा। ठीक है, उसी तरीके का नेचर होगा। यहाँ से हम लोगों का उपज होता है एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन। ये जो आपने वर्ड सुना ना, एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन, कि एस्ट्रोलॉजी कुछ है नहीं, एक पैटर्न को बताता है। आप सब छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर तो हो ही, जैसे मैं एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ, सब लोग आप देख के बता देते हो कि इस लड़का को कोई बात मत बताओ, ये दूसरे को बता देगा। कैसे आप समझे? उसके पेट में कोई बात नहीं पचता है, कैसे समझे? आपने ऑब्जर्व किया कई साल उसको, फिर आपने बोला कि इसको कोई बात बताओगे तो ये 10 जगह बता देगा। बराबर। इसको कोई काम मत दो, ये एक छोटा सा काम को करने में 10 दिन लगाएगा। आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो आप हो गए ना एस्ट्रोलॉजर। तो दिक्कत क्या है ना, आपने अभी थोड़ी देर पहला मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट, कि आप या तो प्लैनेट्स को समझ लो या तो इंसान को समझ लो, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, या साइकोलॉजिस्ट तो बन ही जाते हो। आप समझ जाते हो, मतलब स्पिरिचुअल साइंस को समझने लग जाते हो। जो आपने मैंने बताया कि मटेरियल से स्पिरिचुअल कितना अलग है, तो आप स्पिरिचुअल साइंस को समझ जाते हो। या तो आप लोगों को ऑब्जर्व करो, या तो प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करो। अब सिर्फ लोग को ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ लोगों के बारे में बता पाओगे। लेकिन आप देखते हो, आप चींटियों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, बरसात आने से पहले एंट हिल बनाते हैं वो लोग, है ना? एक कोई भी जानवर को आप देखो कि एक पर्टिकुलर मौसम में एक पर्टिकुलर काम करते हैं। बराबर। तो आपका ऑब्जर्वेशन आपका नेक्स्ट प्रिडिक्शन बन जाता है ना? तो वही चीज है। तो आप जब स्टार्स को देखे तो वो एक बुल के शेप का बन रहा था, टॉरस की बात कर रहा हूं मैं।
अब टॉरस जिसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, वो इंसान भी उसी तरीके का होगा। बहुत मेहनती होगा, एक बार कोई काम असाइन कर दो, जब तक करेगा नहीं वो रुकेगा नहीं। बैल का क्या, एक बार मूड खराब हुआ तो पूरा खेत जोतने की जगह बर्बाद कर देगा। तो टॉरस वाले वैसे ही है, मूड खराब हुआ तो तहस-नहस कर देंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन था, देखा गया, तो ये नेचर भी वैसे ही है। तो आप जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, तो यही तो है प्रेडिक्शन। आपने देखा कि हाँ, वृष राशि का है, हाँ, ये बंदा बहुत मेहनती होगा, ठीक है? इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग समझ रहे थे कि लोकेशन की बात, प्लैनेट्स को लोकेट कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि राशि बनाई चारों तरफ, उसको मतलब आसमान को 12 टुकड़ों में बाँटा, एक टुकड़े का एक राशि नाम दे दिया। राशि बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? राशि के नाम पे बहुत लोग डरते हैं, राशि मेरी राशि है, मेरी राशि वो है, राशि कुछ नहीं, स्टार्स है, ठीक है? अच्छा, अभी तो बोलोगे कि आपने बोला कि जो भी चीज़ें मूव कर रही है, वही जीव तत्व है, लेकिन स्टार्स तो फिक्स है, सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है। देखो इस दुनिया में वो हर चीज़ मूव कर रही है, जो जीव तत्व है, और स्टार्स भी जीव तत्व है, मूव कर रही है। आपने मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुना है ना? वो भी मूव कर रही है। चूँकि हम लोग अभी गैलेक्सी तक समझते हैं कि स्टार्स हमारा फिक्स मान के चलते हैं। वो एक तरह से समझते हैं ना कि वो गवाह बनता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट का, स्टार्स। वो अपनी जगह फिक्स है, स्टार्स को हम लोग मूव करते ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। हम लोग प्लैनेट्स को मूव करते ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो प्लैनेट्स का मूवमेंट ही हम लोग बताते हैं। तो अब पता चला कि प्लैनेट्स से मूव कर रहे हैं, और उसका लोकेशन निकालने के लिए हम लोगों ने वो चीज़ किया कि हाँ, ये राशि में है। उससे और बाइफरकेट किए तो नक्षत्र में है। अब एक 27 टुकड़ों में बाँटा, 27 पार्ट्स में। एक नक्षत्र के भी 4 पद होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, किसी इंसान के घर पार्सल भेजना है तो आप क्या करोगे? फलाने स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फलाने चौक से बाएँ मुड़ के फ्लैट नंबर इतना, उसके अंदर पर्टिकुलर इंसान। तो एक प्लैनेट को लोकेट करने के लिए हम लोग राशि के अंदर नक्षत्र के, एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। अब 27 नक्षत्र है, हर के 4 पद, तो टोटल कितना आया? 108। दैट इज़ व्हाई हमारे धर्म में 108 का बहुत वैल्यू है। आप एक कोई भी मंत्र 108 बार जाप करते हो ना, तो वो टोटल वाइब्रेशंस ऐसा रिवॉल्व कर जाते हैं अपने चारों तरफ से, ठीक है? माइक्रो लेवल पे आप अगर वो चीज़ करते हो, माइक्रो लेवल पे, तो मैक्रो वाला चेंजेस कर सकते हो आप, जो अपने अभी फेट एंड फ्री विल वाले में समझा। कर्म और किस्मत क्या है, उसमें आपने समझा। तो ये चीज़ है। अब समझते हैं कि कुंडली क्या है। जब आप जन्म लिए, उस वक़्त स्काई का जो भी पोज़ीशन था, जिस भी प्लैनेट का, उसका एक स्क्रीनशॉट मारते हैं, उसको 3D से 2D में लाते हैं, दैट इज़ आवर कुंडली, ठीक है? अच्छा, ऐसा क्यों है कि प्लैनेट्स जब जन्म लिए, तभी वाला ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? अभी भी तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, तो वही कुंडली क्यों हमारे पूरे लाइफ़ के बारे में बताता है? बिग क्वेश्चन। सॉल्यूशन इज़ आंसर इज़ कि जब आपका जन्म होता है ना, तो शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। मटेरियल, स्पिरिचुअल एक होती है। दैट इज़ द पॉइंट, आपका सब कुछ लिखा जा चुका होता है कि वो प्लैनेट्स ही आपको जीवन देते हैं, राइट? वहाँ से आपका कुंडली बनता है और सब कुछ बताया जा सकता है उस कुंडली से कि आपका लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है? ज़्यादा डेप्थ हो रहा है क्या? कोई बोलो कुछ। ज़्यादा डेप्थ हो रहा है, समझने में दिक्कत है, या कोई अभी तक डाउट है तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बोलो कुछ। आई वुड डाउट? सजेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि इमेजिन जो चीज आप करोगे ना, बीच बीच में आप बोर्ड पे भी समझाओ, हुँ, हुँ, हुँ। लाइक प्लैनेटरी थिंग, या फिर 12 पार्ट में डिवाइड करना। ओके, और किसी को कोई डाउट? मेरी आवाज़ तो सही आ रही है ना? नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? नो नो, इट्स ऑल गुड। कोई और डाउट किसी को? नहीं, फिर आगे बढ़े? अब समझते हैं कि लोग, ऐसा सुना होगा, कोई बोलते हैं मेरा ये राशि है, मेरा वो राशि है। राशि क्या है? बेसिकली आप जब जन्म लेते हो, उस टाइम एक कुंडली बनता है।
स्काई का एक ज़ेरॉक्स समझ लो, स्क्रीनशॉट का ज़ेरॉक्स समझ लो वो कुंडली है। 3D को 2D में चेंज किया गया। अब मान लो कि उस कुंडली में सूर्य कहीं तो बैठा होगा, किसी राशि में। जिस राशि में बैठा है वो आपका हो गया सूर्य राशि। मान के चलते हैं सूर्य बैठा है वृष राशि में, तो आपका सूर्य राशि हो गया वृष राशि। चंद्रमा कहीं बैठा होगा, तो चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो राशि हो गया आपका चंद्र राशि। एक और राशि होता है, लगन राशि। अच्छा, लगन आपने पहली बार सुना होगा, लगन राशि। लगन राशि, लगन क्या होता है? लगन राशि से पहले लगन वर्ड समझते हैं। लगन वर्ड आप लोग, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जब कोई बच्चा पैदा लेता है, उस वक़्त आपका जो पृथ्वी जहाँ ईस्ट डायरेक्शन में आप फेस करो और जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिल रहा होगा, एकदम एग्ज़ैक्ट वही पॉइंट लगन बनता है। नहीं आया समझ? जहाँ भी आप खड़े हो, वहाँ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे, तो जहाँ भी पृथ्वी और आकाश मिल रहा होगा, वो आपका लगन बनता है। और जैसा मैंने बताया कि 12 राशि चारों तरफ ऐसे आसमान के चारों तरफ है, तो सामने भी तो कोई राशि होगी, वो राशि आपका लगन राशि बनता है, बराबर? इंडिया में चंद्र राशि को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आउट ऑफ द इंडिया मतलब बाहर वेस्टर्न साइड में सूर्य राशि को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों? उसका रीज़न समझेंगे। हम लोग जियोसेंट्रिक पढ़ते हैं, वो लोग हीलियोसेंट्रिक पढ़ते हैं। नहीं जाना है डेप्थ में। लेकिन जो डेप्थ में कोई कुंडली पढ़ेगा ना, वो तीनों राशि को पढ़ता है। एक इंसान को एक्चुअल में समझने के लिए तीनों राशि को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन राशि। तीनों राशि को आप पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है। इसको बेसिकली सुदर्शन चक्र बोलते हैं। जब तीनों राशि को लेकर आप किसी इंसान को रीड करते हो, तो इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। ठीक है? अब क्या है कि आपका जैसे तीनों में क्या है, सूर्य क्या बताता है? आपका आत्मा। आपका आत्मा क्या चाहता है? मून राशि आपके मन को बताता है और लगन राशि आपके फिजिकल बॉडी को बताता है। जैसे अगर सूर्य राशि में कोई चीज तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं आप आत्मा से करप्ट होगे। आप गलत गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाओगे। चंद्र राशि में कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, तो आपका मन गलत गलत काम करने को रहेगा। मतलब आपको चोरी करने का मन करेगा, लेकिन अंदर से आवाज आएगी ये तो गलत कर रहा हो। और अगर लगन राशि में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो आपको फिजिकली टेंशन होगा, जैसे एक्सीडेंट होना या चोट लगना या कुछ भी इस तरीके से। लगन, अच्छा एक, जैसे बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे कि एक कुंडली समझते हैं। ये आपका ब्लैंक कुंडली है, दिख रहा है ना बोर्ड सबको क्लियर? कोई बोलो, बोर्ड हाँ, विजिबल है? ठीक है। विजिबल। ठीक है, तो जैसे ये कुंडली बनता है, ठीक है, इसमें 12 हाउसेस होते हैं। अभी हाउसेस क्या होता है वो अभी नहीं समझ आएगा। हाउसेस मतलब भाव, घर नहीं, भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ ना कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में 12 9 12 का कॉन्सेप्ट चलता है। 12 राशियां, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स और 12 हाउसेस। हाउसेस समझना थोड़ा अलग चीज है। आप बस ये समझो कि ये 12 हाउसेस है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये आपका लगन कुंडली है। लगन कुंडली, लगन कुंडली सिर्फ ये कुंडली जो आपको मिलता है ना, जैसे बचपन में एक कुंडली मिलता है जब पैदा लेते हैं, तो पंडित जी से कुंडली बनवाया है, ये लगन कुंडली होता है। इसको हमारे भाषा में D1 चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना ही पे नहीं रुकता। इस चार्ट के हेल्प से हम लोग मून चार्ट बनाते हैं, चलित चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट के हेल्प से हम लोग ढेर सारे चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इसका बाइफरकेट और मिनिमाइज करके, मतलब ये तो एक कुंडली आपको मिला ना, इसके बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलते मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि करियर में प्रॉब्लम है, करियर का सॉल्यूशन दे, तो D1 तो देखेंगे ही, इसके साथ साथ D10 भी देखेंगे। अभी घबराना नहीं है कि D10 क्या है। ठीक है? इसका डिविजनल चार्ट होता है, डिविजनल कुंडली होता है।
वो देखेंगे। जैसे कि आप समझो कि आपके पास दूध आ गया, आम भाषा में समझो तो आपके पास दूध आ गया। अभी डायरेक्ट दूध उबाल के पी लेना इज द वेरी सिंपलेस्ट वे, लेकिन उसका आप पनीर बनाते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट, उसका खोया बनाते हो थोड़ा और डिफिकल्ट, मिठाई बनाते हो और डिफिकल्ट, मतलब जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना टेस्ट निखरता चला जाएगा, उतना माइन्यूट डिटेल्स आता चला जाएगा। तो लगन कुंडली से आप जब प्रिडिक्शन करते हो तो एक लेवल तक आपका प्रिडिक्शन जाता है, लेकिन आप जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर डेप्थ में देखना चाहते हो, जैसे किसी का शादी देखना है, तो फिर D1 के साथ साथ D9 देखेंगे, नवमांश कुंडली बोलते हैं उसको। करियर के लिए दशमांश कुंडली बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से कुंडली काम करता है। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ना, इसको रब कर दो, एस्ट्रोलॉजी में ना दो तरह की स्टडी की जाती है। पहला मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशंस, और दूसरा प्रिडिक्शन पार्ट। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीखते हो, कैलकुलेशंस के बारे में सीखते हो, और दूसरा पार्ट होता है प्रिडिक्शन कि उस प्लैनेट्स का आप पे इफेक्ट क्या आता है, जो कि आपने पहले भी देखा। ठीक है, ये चीजें ऐसे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब शांत बैठे, कोई कुछ बोलो। सब ऊपर से जा रहा है, ज्यादा डेप्थ हो गया, क्या हो गया? नहीं ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एनीवन? और किसी को कोई डाउट? जो लोग लेट से ज्वाइन किए उनको कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो नहीं होगा। साढ़े साथी को लेकर बहुत डराया जाता है। साढ़े साथी होता क्या है वो समझते हैं, ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन समझते हैं कि वो होता क्या है। एक कोई भी कुंडली बनाते हैं, मान लेते हैं ये कोई कुंडली है, और ये जन्म के टाइम पे किसी का मून यहाँ पे था। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे था। अब क्या है कि उस टाइम पे कहीं पे शनि भी बैठा होगा, लेकिन जब जन्म लिया वो, तो शनि फिर वापस से घूमने लग गया। प्लैनेट्स रुकते तो है नहीं, घूमने लग जाते हैं। अब मान लेते हैं कि घूमते घूमते शनि यहाँ पे आ गया, ऐसा ये मूवमेंट होता है। यहाँ से प्लैनेट्स ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाकर ऐसे आते हैं। अगर घूमते घूमते शनि यहाँ पे आ गया, ऐसा, ठीक है, शनि घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो साढ़े साती का मतलब है जहां पे जन्म के टाइम पे चंद्रमा था, उससे एक घर पहले, उसमें, और एक घर बाद, 3 घरों में अगर शनि आता है तो उसको साढ़े साती बोलते हैं। अब सोचो कि मान लो कि इस कुंडली में चंद्रमा का कहीं पे भी होना, पॉसिबिलिटी क्या है? 1/12, 1/12, कहीं भी 12 घर में कहीं भी हो सकता है। मान के चलते अगर यहाँ पे है तो शनि यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे और यहाँ पे रहे, तो 12 घरों में 3 घर में अगर शनि रहेगा तो उस इंसान की कुंडली में साढ़े साती आएगा। अभी ये 25%, मतलब 25% दुनिया के हर 25, एक चौथाई इंसान का साढ़े साती हमेशा चल रहा होता है। बराबर? नहीं है इस समझ में बात? मान लेते हैं किसी का मून यहाँ पे होगा, तो जब शनि घूमता हुआ यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 12 घरों में इन 3 घरों में शनि बैठा है, तो उसका साढ़े साती चल रहा होगा। अब सोचो, दुनिया में 25% लोगों का साढ़े साती एनी टाइम चल रहा होता है, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज हो गया ना, बहुत रेयर चीज होता है, तो घबराने की जरूरत है। साढ़े साती बोल के बहुत डराया जाता है, बहुत ज्यादा डराया जाता है। कुछ है नहीं, साढ़े साती ना इंसान बनाता है। सैटर्न, शनि के बिना ना कोई इंसान बहुत राइज कर ही नहीं सकता। जब भी जिसको भी बहुत अच्छे पोस्ट पे या बहुत अच्छे पोजीशन पे देखोगे ना, बिना शनि के वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लोग को डराया जाता है। ठीक है, एक और चीज है जिसके नाम पे बहुत डराया जाता है, मांगलिक, जो कि आपने सुना हो, उसको भी थोड़ा सा टैकल करते हैं, आपके मन से डर खत्म करते हैं सब चीजों को लेकर। किसी भी कुंडली में कोई भी राशि हो, मंगल अगर यहाँ बैठा है, 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 तो उसको मांगलिक बोले। अब आप बताओ कि 12 घरों में इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा है,
तो मांगलिक है। कितना परसेंट हो गया? 37, 38%। अब सोचो लगभग 38% लोग मांगलिक होते हैं। पॉसिबिलिटी तो यही है ना, 12 घरों में अगर इन 5 घरों में अगर मंगल बैठा है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इनमें आप घबराना नहीं है क्या बोल रहा है हाउसेस, आप घबराओ मत, बस मैं बता रहा हूँ 12 में से 5 घरों में अगर मंगल बैठा है तो उसको मांगलिक बोलते हैं। अब अपने धर्म में या कितने लोगों के मुंह से सुना होगा इसका, ये मांगलिक है, ये मांगलिक है तो शादी नहीं कराना, ये वो। दुनिया के 38% लोग ना मांगलिक है। सोचो, डरने की बात है। मांगलिक उल्टा ना, अब बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट में हो तो बात अलग है। जनरली मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आप इनकी एनर्जी मैच कर नहीं सकते। मान लो कि यहाँ पे मार्स बैठा है, ये आपका फर्स्ट हाउस बनता है और वहां पे मार्स बैठा है, मंगल। इसकी एनर्जी को मैच करना आम बात नहीं है। ये इंसान उतना मेहनत कर सकते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। जनरली ऐसे लोग आर्मी में दिखते हैं, ठीक है, इनका एनर्जी मैच करना आसान बात नहीं। मान लेते किसी के 7th हाउस में मार्स। 7th हाउस बेसिकली पार्टनर के लिए देखते हैं हम लोग, स्पाउस के लिए। उसका पार्टनर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा। अब मांगलिक लोग में क्या होता है ना, पंडित जी लोग डराते कि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अब मंगल के ऊपर अगर कोई और दृष्टि आ गई, कुदृष्टि बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं केतु की दृष्टि आ गई, तो वो क्या होता है ना, जैसे मान लो तो शनि की दृष्टि आ गई। शनि क्या है ना, अपने बॉडी के नर्वस सिस्टम को रूल करता है। अब क्या होगा ना कि उसके नर्व्स में ना ब्लड फ्लो होना एकदम या तो कम हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर केतु का भी दृष्टि आ गया तो वो इंसान सुसाइड जैसा कुछ करने का या एक्सीडेंट जैसा कंडीशन बनता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ मांगलिक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट में होना चाहिए। सिर्फ यहाँ मंगल का बैठना मांगलिक नहीं होता है। मैंने बताया ना 38% लोग मांगलिक होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। ये दो चीज को लेकर बहुत ज्यादा डराया जाता है। मेरा आज का मोटो ही यही था कि आपको एस्ट्रोलॉजी से रूबरू करवाऊं कि एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा डरना या अलग तरीके का माइंडसेट बना होता है, वैसा होना नहीं चाहिए। साढ़े साती और मांगलिक को लेके बहुत ज्यादा यही दो चीज है पंडित जी लोग के कमाई का जरिया। दोनों चीज से डरने का नहीं है, मैंने समझा दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर समझते हैं। बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है, धीरे धीरे हम लोग सब सीखते हैं। तो मेरा यही मकसद था कि हाँ, किसी ने रेज हैंड किया, क्या कोई डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं। तो बेसिकली मेरा मकसद यही था कि आपको समझाना कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। आप देखो ना, पहले के जमाना में ना लोग गुरुकुल में जब जाते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता था ना कि एस्ट्रोलॉजी को मैंडेट किया जाता था, क्योंकि ये ना टाइम का एजुकेशन है। ठीक है, कालखंड की विद्या मैंने बताया, ये टाइम को समझाता है। क्यों वाइब्रेशंस और एनर्जी, देखो जनरली लोग ना जो चीज दिखता नहीं है ना उसको मानना नहीं चाहते या मानते नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अब जैसे कोई दो मैग्नेट है उसके बीच में, तो ऐसा एनर्जी दिखता नहीं है ना, लेकिन मानते हैं क्योंकि उस चीज पे एक्सपेरिमेंट करके समझाया गया है। ऑकल्ट साइंस के पीछे क्या दिक्कत है ना कि इसका मिसयूज बहुत किया गया है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस इंसान के बारे में है ना, कोई मशीन या कोई मटेरियल चीज के बारे में नहीं। आपको खुश होना है या आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो इसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है, ऑपरेशन करके नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस चीज का बहुत मिसयूज किया गया क्योंकि ये एनर्जी दिखती नहीं है। राइट, ये एनर्जी दिखती नहीं है। तो पहले क्या होता था ना कि गुरुकुल में ये सब चीज सिखाया जाता था, तो लोग ये जो आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ होता ही नहीं था। अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी, उस क्लास 4 या 5 का बच्चा डिप्रेशन में था। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग समझ में ही नहीं आ रहा, सब भाग रहे हैं, पता नहीं है किधर। सबको आप देखोगे ना तो एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, पता भी नहीं है कैसे भाग रहे हैं। आप एक एज के बाद जब जाते हो ना 70-80 के बाद, तो पीछे मुड़ के देखते हो तो पूरा लाइफ आपने किया क्या? बस कमाया, फैमिली को देखा और लास्ट में जाके आप धरती छोड़ के चले गए। अपने खुशी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आपने समझा ही नहीं।
कि एक्चुअल में खुशी है क्या? क्या आपको क्या लगता है 9 to 5 जॉब करके कोई खुश है? तो कहीं न कहीं किसी को कुछ और करना था, कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? सर्वे है, मेरा बात मत मानो आप, सर्वे है कि 98% लोग जॉब से खुश नहीं होते। आखिर क्यों फिर करते हैं? सोसाइटी प्रेशर, मेंटल प्रेशर, सीरियसली किसी ने स्पिरिचुअल साइंस को समझा ही नहीं, सिर्फ मटेरियल साइंस को ही पढ़ते चले गए। तो मटेरियल ही सोचते हैं ना कि हाँ, इतना कमा लूँगा तो ज़मीन लेना है, गाड़ी लेना है, कपड़े लेने हैं अच्छे, फ़ोन महँगा वाला लेना है, मटेरियल। कभी ये प्लान किसी ने बनाया ही नहीं कि पहाड़ों पे जाके खुले आसमान के नीचे बैठ के आँख बंद करके साँस लेना है। किसी का प्लानिंग ऐसा नहीं रहता, 99% लोगों का तो नहीं रहता। हाँ, आप उसमें वही तो भागते हो बात है, मटेरियल दिक्कत चीज़ों है। के पीछे, ठीक है? इसीलिए हाँ, हाँ। पहले क्या होता था ना, स्पिरिचुअल साइंस का बहुत वैल्यू था। तुम्हें पता है ना, हर घर में एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। अब बहुत ये अपना इंडिया का साइंस है और बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, लेकिन सब लोग इससे दूर चले गए। यही प्रॉब्लम। अब क्या है ना कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख करके आप सिर्फ ये ज्योतिष बन जाओ या फिर आप कुंडली देखने लगो, सिर्फ वही नहीं है। अब मान लो कि कोई मार्शल आर्ट सीखता है या कुंफू सीखता है, तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वो आगे चल के या तो किसी को मारे या कंपटीशन में उतरे, राइट? वो सेल्फ डिफेंस भी कर सकता है ना, अपने रक्षा के लिए। तो आप एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसीलिए मत सीखो कि कल को बाबा नहीं बनना है, यही सब तो भ्रांति है कि हमें किस्मत पे नहीं माना, ये सब। आप स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना शुरू करो, आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएंगे। आपके आपका बॉन्डिंग लोगों से, क्योंकि आप उस तरीके से सोचने लगोगे। और मैंने बताया ना कि एक जीव तत्व दूसरे जीव तत्व पे कंप्लीटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट तो है। तो जब आप ये समझ जाते हो ना, आजकल देखो कि हाँ, भाई भाई में जमीन को लेकर झगड़ा। अगर एक जस्ट इमेजिन आइडियल कंडीशन को सोचो कि पूरे दुनिया में सब लोग ऐसे सोचने लग जाए। होगा नहीं, आई नो, कलयुग है, लेकिन सोचने लग जाए कि क्या रखा है जमीन में। अगर मान लो यहाँ एक एक ईंटा के लिए झगड़ा होता है, मान के चलो कि एक ईंटा भाई ले लिया, ठीक है ना? मैंने अभी बताया एक जीव तत्व दूसरे जीव तत्व पे डिपेंडेंट है, आप भी उन पे डिपेंड। आप देखोगे जनरली लोग ना पड़ोसी से झगड़ा करते हैं। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मटेरियल लाइफ की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो आपका पड़ोसी है, और कोई नहीं है। आपके रिश्तेदार को आने में कुछ भी इमरजेंसी होता है तो रिश्तेदार को आने में टाइम लगेगा, पड़ोसी तो तुरंत आ जाएंगे। लेकिन लोगों का रिलेशन अपने पड़ोसी के साथ ही अच्छा नहीं है, राइट? गलत बोल रहा हूँ? आप साइंस पढ़ के, एस्ट्रोलॉजी साइंस पढ़ के आपका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप लोगों को माफ करने लग जाते हो, आपके अंदर करुणा आने लग जाता है। चाहे अगर मान लो कोई एक सैडिस्ट टाइप का पर्सन आपको दिखा, जो मतलब ऐसा है कि उसको उसके अंदर भावना नहीं है, तो आप पहले क्या, अगर मान लो आपको ये सब नॉलेज नहीं है, नहीं समझते हो, तो आपको गुस्सा आएगा, बोलोगे इसको पकड़ के पीटो। लेकिन जब आप ये समझने लग जाते हो ना, तो आप समझ जाते हो कि इसका मार्स खराब है, केतु खराब है, तो आप उस पर दया करने लग जाते हो। एक तो ऊपर मैक्रो वाला एनर्जी तो इसका खराब ही है, माइक्रो लेवल पे भी कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उससे गुस्सा की जगह आपको उस पर दया आने लग जाता है, आपके अंदर करुणा पैदा होने लग जाती है, और अल्टीमेटली आपका सोल या आपका आत्मा अच्छा होने लग जाता है। और फिर आपको सन की एनर्जी अच्छे से मिलने लगती है। इसलिए सन को, सूर्य को सबसे पहला प्लेनेट कहा गया है। अगर वो आपके चार्ट में अगर अच्छा बैठा है तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट रखते हो। ये इसीलिए इसको ज्योतिष की विद्या कही गई है। इसको ना तो धर्म से जोड़िए, ना तो किसी चीज से जोड़िए। ये मैं मानता नहीं, मानना या ना मानना ऐसा नहीं, साइंस है, सीखने पढ़ने की चीज है।